पर पता नहीं क्यों आजकल वह उस कैलेंडर की तलाश में रहने लगी है जिसमें सपने के शुभाशुभ फल दिए रहते हैं। क्या करे, सहेलियां डरा जो देती हैं उसे कभी कभी जब वह अपना कोई सपना बताकर पूछती है कि मरा जानवर देखने से क्या होता है, क्या फिर मकान गिरते हुए देखने का क्या फल मिलता है, तब सहेलियां चिंतित होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर उसका भविष्य बताने लगती हैं। लगता है अभी तुम्हारी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। अपनी बेटियों की देखभाल जरा ध्यान से करना। तब सीमा हमारे डर के कांपने लगती है। अब ये मासूम बेटियां ही तो उसकी सब कुछ है, कैसे नहीं ध्यान रखेगी इनका। दोनों कितनी गहरी नींद में सो रही हैं। सीमा अरसे से ऐसी गहरी नींद के लिए तरस रही है। यदि किसी रात नींद आ भी जाती है तो कंबल से डरावने सपने आ धमकते हैं और नींद छूमंतर हो जाती है। सीमा ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3 बज रहे थे। सपने की बेचैनी और घबराहट के माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। वह बिस्तर से उठी, मटके से गिलास भर पानी निकाला और एक ही सांस में घटाघट पी गई। माथे पर आए पसीने को साड़ी के आंचल से पोंछती हुई वह फिर बिस्तर पर आकर लेट गई। सीमा ने पूरे कमरे में नजर घुमाई। ये छोटा सा कमरा ही अब उसका घर था। न अलग से रसोई, न स्टोर, न बैठक, सब कुछ इसी कमरे में था। गैस चूल्हे की आंच से जो गर्मी निकलती वह रात भर भभकती रहती। कमरे से लगा एक छोटा सा बाथरूम था और एक छोटी सी बालकनी भी। सीमा का मन हुआ कि बालकनी का दरवाजा खोल दे, बाहर की थोड़ी हवा तो अंदर आएगी, किंतु उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। रात के 3 बजे सवेरा तो नहीं हो जाता। सीमा मन मारकर लेटी रही। उसका ध्यान फिर से सपने पर गया। एक बड़े से गड्ढे में गिरकर उसकी बड़ी बेटी परी रो रही थी और चित्रा बड़ी बहन को रोता देखकर खिलखिला रही थी। ये भी कोई सपने हैं? इतना डरने लायक, वह डरी क्यों? इस सपने के ही किसी से ने उसे डराया? परी का गड्ढे में गिरना या चित्रा का किनारे खड़े होकर खिलखिलाना? चित्रा हंस क्यों रही थी? शायद परी को गड्ढे में उसी ने धकेला था। सीमा फिर कांप गई। सपने सपने था, आया और चला गया, किंतु उसकी परछाई किसी सच्ची घटना की तरह उसे डरा रही थी। वह इस प्रकार डरी मानो अभी घर में तूफान आया हो और घर की दीवारें तक हिल गई हो। ये सपने उसे अतीत की तरफ ले जा रहा था, जिसमें ना जाने की उसने सैकड़ों बार प्रतिज्ञा की थी। बिंब अभी थोड़े धुंधले थे। उसे थोड़ा संतोष हुआ, वह इन्हें और चटक नहीं होने देगी, यहीं से उबर जाएगी। किंतु उसका प्रयास अधिक देर तक टिक नहीं पाया। शीघ्र ही एक के बाद एक सारे बिंब चमकदार होने लगे हैं, जिन्हें देखते ही उसकी धड़कनें अधिक तेज हो गई। उसकी भी एक छोटी बहन थी। रूपा हमेशा उसके चॉकलेट, खिलौनों तथा कपड़ों को हथिया लेती थी। सीमा या तो उसे जीत नहीं पाती थी या जीतने का भाव मन में लाती ही नहीं थी। छोटी बहन से क्या जीतना और क्या हारना, खुशी खुशी अपने चॉकलेट, खिलौने और कपड़े रूपा को दे देती थी। रूपा विजयी भाव से उसकी चीजों का इस्तेमाल करती थी। सीमा को बस उसका यह विजय भाव ही खटकता था। वह सोचती, काश रूपा समझ पाती कि उसकी विजय का कारण मेरी कमजोरी नहीं बल्कि प्रेम है, छोटी बहन के प्रति प्रेम। पर रूपा को न बदलना था, न ही बदली। बचपन छूटता गया पर रूपा का स्वभाव न बदला। चित्रा के जन्म के समय सीमा के घर आई रूपा ने उससे उसका पति भी छीन लिया। सीमा हतप्रभ थी। 5 वर्ष के संबंध चंद दिनों की परछाई में दबकर सिसकने लगे। सीमा का विश्वास टूटा था, वह स्वयं नहीं। उसने अपने घर को संभालने का पूरा प्रयास किया। सबसे पहले उसने अपने पति से बात की। ये सब क्यों हुआ प्रशांत? बोलो, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हारे जीवन में मैं इतनी महत्वहीन हो गई, इतनी जल्दी, मात्र 5 वर्षों में? ऐसी बात नहीं है सीमा, तुम्हारा महत्व तनिक भी कम नहीं है, एकदम सपाट और भाव शून्य शब्दों में जवाब दिया था प्रशांत ने। सीमा कुछ संतुष्ट हुई। तो फिर ये महज भूल थी जो हो गई होगी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मन में सोचा था उसने। पर ऊपर से कठोर बनी प्रश्न करती रही, जब तुम्हारे जीवन में मेरा महत्व कम नहीं हुआ है तो तुमने ऐसा क्यों किया? रूपा तो ना समझ है, पर तुम्हें तो कुछ सोचना था। तुम इतनी छोटी बात का बतंगड़ बना रही हो। प्रशांत की आवाज में खींच थी। सीमा सब्र खो बैठी। क्षण भर पहले उसके मन में प्रशांत के लिए उठे विचार विलीन हो गए। मैं बतंगड़ बना रही हूँ? मैं? तुम्हारी नजर में यह इतनी छोटी बात है? अरे तुमने मेरे विश्वास का गला घोटा है प्रशांत। जिंदगी भर की चुभन दी है तुमने मुझे। समय बीत जाएगा, ये बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन मेरे दिल में पहले जैसे भाव कभी नहीं आएंगे। हमेशा एक अविश्वास घेरे रहेगा मुझे। मुझे तो तुमने जिंदगी भर की पीड़ा दी है, साथ ही मेरी बहन को भी बेवकूफ बनाया है।
क्या बकवास कर रही हो? मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया है, किसी को कोई पीड़ा नहीं दी है। क्रोध में प्रशांत चिल्ला पड़े थे। फिर थोड़ी देर बाद संयत होकर अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोले, रूपा से मेरी बात हो चुकी है, मैं उससे शादी करूंगा, वह भी राजी है। हाँ, तुम इस घर में पूरे मान सम्मान के साथ रह सकती हो। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम बात का बतंगड़ बनाती हो अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम बात का बतंगड़ बनाती हो या अपना और रूपा का जीवन बर्बाद करती हो। प्रशांत ने बेपरवाह से जवाब दिया। सीमा अवाक प्रशांत का मुंह ताकती रह गई। हाथ पैर जम गए उसके, मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। बात यहाँ तक बढ़ गई और वो कुछ जान ही ना पाई किस दुनिया में रहती है वह। छत पर पंखा धीमी गति से घूम रहा है। दोनों बेटियां अभी गहरी नींद में सो रही हैं। सीमा ने पंखे को कुछ तेज किया, किंतु उसकी रफ्तार ज्यों की त्यों रही। बेटियों के माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को सीमा ने अपने आंचल से थपथपाकर सुखाया। फिर छत निहारती हुई लेट गई। पति के जवाब से आहत सीमा के मन में उम्मीद की डोर अभी बाकी थी। सास से उम्मीद वे कुछ करेंगी, वैसे थी वे कड़क गुस्से वाली। सीमा को उनके साथ रहते हुए 5 वर्ष बीत चुके थे, किंतु हिम्मत थी कि उनके सामने सिकुड़ कर रह जाती थी। मुंह ही नहीं खुलता था, पर बात तो करनी थी। आखिर उसे इस घर से अलग थलग कर देने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह उसके अस्तित्व का प्रश्न है। वह बात करेगी। अनुचित के विरोध में बोलना अपने अस्तित्व को बनाए रखने की बुनियादी जरूरत है। रूपा के साथ अपने खिलौनों को बांटना छोटी बहन के प्रति प्यार है। बड़ी बहन का बड़प्पन है। पति खिलौना नहीं है, वह उसे कैसे बांटेगी, कैसे बट जाने देगी। पर क्या करे वह, जब पति खुद ही बटना चाहता हो, बटना ही नहीं पूरी तरह से निकल जाना चाहता हो, फिर भी वह प्रयास करेगी। मौका देखकर सीमा ने सास से बात शुरू की। माँ, प्रशांत रूपा से शादी करने की सोच रहे हैं। हाँ, कह तो रहा था, एकदम ठंडी आवाज में जवाब दिया था सास ने। तो माँ, आपको पता है? सीमा की आवाज में आश्चर्य समाया था। हाँ, पता है। तो क्या आप यह सब होने देंगी? क्या करूंगी मैं? तुम देखो, तुम्हारी तो बहन है, उसे नहीं सोचना था तुम्हारे बारे में? 24 घंटे आगे पीछे नाचेगी, तब तो यही होगा ना। सीमा को लगा था कि शादी की बात सुनते ही सास के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ऐसा कैसे होगा? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह का कोई वाक्य वे बोलेंगी, किंतु उन्होंने तो सपाट सा जवाब देकर पल्लू झाड़ लिया। सीमा का गला भर आया। माँ, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आप मुझे बहू बनाकर इस घर में लाई हैं, क्या आप ये सब होने देंगी? मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगी? मैं क्या करूंगी? तुम्हारी बहन है, तुम देखो। लाख मेरी बहन है। घुस तो आपके बेटे के संसार में रही है ना। आप अपने बेटे को समझा सकती हैं, रूपा का विरोध कर सकती हैं। मैंने आपसे कहा तो था कि मैं डिलीवरी के लिए अपनी माँ के यहाँ चली जाती हूँ, तब आपने स्वास्थ्य की दुहाई देकर मुझे यहीं रोक लिया था। आपके कहने पर ही मैंने रूपा को यहाँ बुलाया था। हमेशा उनके सामने चुप रह जाने वाली सीमा का इतना बोलना सास से सहन नहीं हुआ और उनका क्रोध भभक उठा। अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बहन के लक्षण खराब है। पता नहीं कौन से संस्कार दिए थे तुम्हारी माँ ने। वैसे ये कोई बड़ी बात भी नहीं हो गई है। तुम्हें कोई घर से निकाल रहा है क्या? प्रशांत तो कहता है कि दूसरी शादी भी कर लूंगा, तब भी सीमा को इस घर से बेखबर नहीं होने दूंगा। अपनी जिम्मेदारी की समझ है उसे, तो ये भी प्रशांत की योजना में शामिल है। माँ के दिए संस्कार की बात कर रही है। जो काम रूपा कर रही है वही तो इनका बेटा भी कर रहा है, बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चियों को छोड़कर। इन्होंने कौन से संस्कार दिए हैं अपने बेटे को? एहसान बता रही हैं कि घर से नहीं निकाला जा रहा है उसे। अरे कौन होते हैं ये लोग घर से निकालने वाले? शादी करके आई है यहाँ, पूरा हक है इस घर पर। यहाँ से निकलना होगा तो वह खुद ही निकल जाएगी। जिम्मेदारी की क्या खाक समझ है इन लोगों को? कोई नौकरानी है वह की सुविधाएं दे देंगे, पगार दे देंगे, इतने से वह खुश हो जाएगी? ये सास है, इनके तमाम नखरों को बड़े प्रेम और आदर के साथ झेलते हुए उसने 5 साल बिता दिए, किंतु इस घर की रीति नीति समझ ही ना पाई। ये वही सास है जिनको उसने माँ का दर्जा दिया था। इतनी कठोर, इनसे डरती रही थी वह। ये तो नफरत के काबिल भी नहीं है। सीमा के सिर से पल्ला सरक कर नीचे गिर गया, जिसे फिर से सिर पर रखने की जरूरत उसने महसूस नहीं की, और हिकारत भरी नजर से सास को देखती हुई उठाई। सीमा के मन से सास का आदर एक झटके में ही समाप्त हो गया और इस परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत पनपने लगी। उसने सोचा, प्रशांत के सिवाय किसी से वह इस विषय पर बात नहीं करेगी। था ही कौन उसका?
पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। माँ के बस का कुछ है ही नहीं। अब उसे खुद ही सोचना पड़ेगा। इस समस्या से उबरना तो है ही। माँ को उसने ना तो चिट्ठी लिखी ना फोन किया। रूपा से इस विषय पर बात करने की उसकी इच्छा ही नहीं हुई। किंतु प्रशांत प्रशांत पर तो उसका अधिकार है। वो अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगी। उस दिन से कई कई बार उसने प्रशांत को समझाने का प्रयास किया था, अपने प्यार का हवाला दिया, बच्चों की तरफ देखने की प्रार्थना की। उसके बिना नहीं रह पाएगी कहकर जोर जोर रोई भी थी, पर प्रशांत का मन काबू में नहीं था। उसकी नजरें अन्य सारी बातों को पछाड़ देती। मसरूपा का चेहरा ही उसे दिखता था। सीमा हताश हो गई थी। अब घर में चौबीसों घंटे तनाव रहने लगा था। फिर माँ आ पहुंची, उसकी अपनी माँ। बताया तो उसने नहीं था, पर माँ सब जान गई थी। पर आकर भी कर कुछ नहीं पाई थी वे। हार कर सीमा के आगे ही आंचल पसार दिया था उन्होंने। सीमा समझ गई थी कि अब माँ भी उन्हीं लोगों की भाषा बोलना चाह रही है। कोई इसकी पीड़ा को नहीं समझता, माँ भी नहीं। माँ की दो बेटियां एक ही सुख की कामना किए हैं। माँ किसकी पीड़ा समझे। अपने सामने फैले माँ के आंचल को सीमा ने अपने हाथों से नीचे किया और बोली, मैं तुम्हारे आंचल में अब कुछ नहीं डाल पाऊंगी माँ। मैं ये घर छोड़ दूंगी। तुम मुझसे कुछ मत मांगो, मैं देने में असमर्थ हूँ। मेरी नियति अकेले रहने की है। माँ, मैं बहूंगी, यहाँ नहीं रुकूंगी। कहाँ जाऊंगी? अकेले रहना आसान है क्या? तुम रह भी लो, पर ये बच्चियां इन्हें पिता से क्यों अलग कर रही हो? मैं अलग कर रही हूँ माँ? मैं? प्रशांत ने सोचा इनके बारे में। इनकी किस्मत में पिता का सुख नहीं है माँ। अपना दम घोटकर मैं इन्हें पिता का सुख नहीं दे सकती। बेटा, राजा महाराजा भी। बस करो माँ, बस करो। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं कर सकती हो तो कम से कम चुप ही रहो। अब तक मैं यहाँ इसलिए रही माँ, क्योंकि ये मेरा घर था। पूरे हक से रहती थी यहाँ। अब दया पर नहीं रहूंगी। कह दो रूपा से, मैंने उसे अपना पति दे दिया। माँ सीमा से लिपट कर फूट फूट कर रोई। माँ सीमा की मनोव्यथा समझ रही थी। क्या करे माँ, इस उम्र में किसी समस्या से जूझने की शक्ति खो चुकी है। वे चाहती हैं कि शांति से इसका निपटारा हो जाए, तो ना उन्हें रूपा की चिंता होगी और ना ही सीमा की। दोनों बेटियों के प्रेम में पड़ी माँ समझ नहीं पा रही है कि सीमा आखिर पति को बांटे भी तो कैसे। 6 महीने से सीमा स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है, किंतु जब ज्वालामुखी फटी चुका है तो कब तक वह इससे लावे से बचेगी। इस लावे में झुलस कर दफन नहीं होना है उसे। जानती है सीमा कि उसका वजूद अब बिखर चुका है, किंतु वह उसे समेटेगी। अपनी खातिर नहीं, अपनी बच्चियों की खातिर। घर छोड़कर जब वह अलग रहने के लिए निकली थी, तब उसे 2 कमरों का मकान मिल गया था। जगह अच्छी थी, किंतु प्रशांत के दूसरे ब्याह की खबर उससे पहले इस घर में पहुंची थी। मिसेस संगीता त्रिपाठी बड़ी नेक विचारों की थी। हर छोटी मोटी तकलीफों में सीमा को उन्हीं का सहारा था। एक दिन शाम को संगीता जी के पति डॉक्टर त्रिपाठी ने सीमा का दरवाजा खटखटाकर बताया कि उसके लिए फोन आया है। कई बार सीमा की माँ का फोन उनके घर आ जाता था। फोन आने पर उसे त्रिपाठी की लड़कियां ही बुलाने आती थी। आज क्या इनके घर में कोई नहीं है? सीमा असमंजस में थी, वह फोन पर बात करने जाए या ना जाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर त्रिपाठी ने फिर आवाज लगाई। मन की तमाम उलझनों के बावजूद भी सीमा इस बार फोन पर बात करने चली गई। सीमा जब तक वहां पहुंची, फोन कट गया था। वह वहीं बैठकर फोन आने का इंतजार करने लगी। डॉक्टर त्रिपाठी सीमा की बेटियों से बातें कर रहे थे, पर उनकी नजरें सीमा की तरफ उठी आती। सीमा असहज हो गई। डर के मारे उसकी सांस चलने लगी। वह उठकर अपने घर लौट आना चाहती थी। तभी फोन की घंटी बजी। डॉक्टर त्रिपाठी ने फोन उठाया। फोन उसकी माँ का ही था। सीमा रिसीवर लेने आगे बढ़ी और उसने महसूस किया कि ये जो रिसीवर देते समय डॉक्टर त्रिपाठी की उंगलियां उसके हाथों से कुछ गहराई तक छू गई, वह अनजाने में नहीं हुआ। सीमा ने बात को जल्दी ही समाप्त किया और लगभग भागती हुई अपने घर आ गई। घंटे भर शांति से बैठने के बाद जब उसकी सांसें स्थिर हुई, तब उसे घर छोड़कर बाहर अकेले रहने का अपना फैसला गलत लगने लगा। कितना कहा था प्रशांत ने कि इसी घर में पड़ी रहो, पर वह कहाँ मानी। स्वाभिमान और आत्मसम्मान आड़े आ रहा था। पता नहीं क्या हो गया था उसे। भूल गई थी कि औरत का कभी सम्मान नहीं होता, पर उसे तो स्वयं पर भरोसा था, समाज पर विश्वास था। सुनी सुनाई बातें वह मानती नहीं थी। उसके अनुभव में भी अब तक ऐसी कोई घटना नहीं थी कि वह डरती, किंतु अब तक वह पति के द्वारा छोड़ी भी तो नहीं गई थी। पति ने छोड़ा है उसे नहीं, सीमा स्वाभिमान से घिर जाती। वह पति के द्वारा छोड़ी गई नहीं है, बल्कि उसने अपने पति को छोड़ा है। जब वह अपने पति द्वारा दिए गए अपमान को न सह सकी, तब डॉक्टर त्रिपाठी से इतना
डर क्यों? इसी साहस के बल पर वह अकेले रहने लगी है। डॉक्टर त्रिपाठी जैसे तो अब पग पग पर मिलेंगे। कब तक डरेगी? अंधेरा घिराया था। किसी ने दरवाजा फिर खटखटाया। सीमा फिर भयभीत हुई। भय अंदर तक समाने की कोशिश कर रहा था, किंतु सीमा ने उठकर पूरे साहस के साथ दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने पड़ोस में रहने वाली मिसेस शर्मा खड़ी थी। सीमा को उदास देख उन्हें शंका हुई। उन्होंने कारण पूछा तो सीमा रो पड़ी तथा शाम को घटी घटना का बयान ज्यों का त्यों उनके सामने कर दिया। फिर मिसेस शर्मा के प्रयास से ही 15 दिन के भीतर उसे यह कमरा मिला था। सीमा ने एक गहरी सांस ली। कमरे में रखे सामान पर उसकी नजर गई। इस कमरे में तमाम सामान के साथ एक अटैची भी थी, जिसमें सबसे नीचे एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर में प्रशांत मुस्कुरा रहा था। सीमा जब उस अटैची को खोलती तो उस तस्वीर को जरूर देख लेती। क्या था इस तस्वीर में? क्यों इसे इतना संभाल कर रखती है वह? बार बार इसे देखने की उसकी इच्छा क्यों मरती है? वह तो प्रशांत से नफरत करती है। इतनी नफरत के बाद भी वह तस्वीर उसकी अटैची में कैसे है? उसने महसूस किया कि न सिर्फ अटैची में है उसकी तस्वीर, बल्कि अपनी हर छोटी मोटी परेशानी में वो सबसे पहले प्रशांत को ही याद करती है। क्या उसके हृदय में प्रशांत के प्रति प्रेम जैसा कुछ अब भी है? जितनी बार सीमा के मन में ये विचार, ये प्रश्न उठते, उतनी ही बार वह मन को विश्वास दिलाती कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तस्वीर तो वह अपनी बेटियों के लिए लाई है, खुद अपने लिए नहीं। बेटियां पूछेगी अपने पापा के बारे में तो वह बता सकेगी कि देखो, ये है तुम्हारे पापा, ये चेहरा है उनका, इस चेहरे से करो नफरत की इस चेहरे ने किया है अनाथ तुम्हें। उसकी बच्चियां और अनाथ, वह क्या कर रही है फिर? उसने अपने अस्तित्व को नकार दिया है क्या? बस प्रशांत ही सब कुछ था क्या? दुख में प्रशांत, खुशी में प्रशांत, नफरत में प्रशांत। उलझ गई है सीमा। वह प्रशांत को जितना निकालती है, प्रशांत उतना ही उसे याद आता है। तभी तो अटैची खोलते ही वह सामान बाद में निकालती है, तस्वीर को पहले देखती है। सीमा अब लेटी नहीं रह पा रही थी। वह उठकर खिड़की के पास तक आई। बाहर अभी भी अंधेरा था, किंतु सुबह होने में अब अधिक देर नहीं थी। सरसराती हवा कमरे में आ रही थी। सीमा ने अपने माथे को खिड़की से टिका दिया और एक लंबी सांस ली। चलो किसी तरह एक रात और बीती। आज बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन था। उसने बच्चियों को जगाया और अपने काम में लग गई। परी अपने कपड़ों को उल्टने पलटने लगी। गिनती के कपड़ों में वही ये देख रही थी कि अब तक कौन सी ड्रेस पहनकर स्कूल नहीं गई है, किंतु बार बार पलटने पर भी उसे एक भी ऐसी ड्रेस नहीं मिल रही थी। इन सब कपड़ों को एक बार तो क्या कई कई बार पहनकर वह स्कूल गई है। हार कर उसने एक पुरानी फ्रॉक निकाल ली और नहाने के लिए बाथरूम में घुसी। चित्रा अभी तक बिस्तर पर लेटी थी। परी को बाथरूम में जाते देख चिल्लाने लगी कि पहले वह नहाएगी। चित्रा का रोना सुनकर परी बाथरूम से बाहर आ गई ताकि चित्रा ही पहले नहा ले। परी के हाथ में फ्रॉक थी। चित्रा फ्रॉक को खींचती हुई बोली, इसे मैं पहनूंगी, तुम दूसरी पहन लेना। फ्रॉक बड़ी है, इस बात की चिंता उसे नहीं थी। वह तो खुश थी कि परी यह फ्रॉक नहीं पहन पाए, बस। इधर कुछ दिनों से सीमा चित्रा की इन आदतों, जिसमें परी की चीजों को छीन लेना और उसे हरा देना शामिल होता जा रहा था, से परेशान थी। और शायद इसलिए आजकल उसे डरावने सपने भी अधिक आने लगे थे। सीमा को चित्रा के जन्म के समय मैटरनिटी होम में कहे गए उस बंगाली महिला के शब्द याद आ गए। उसके दोनों बच्चों में मात्र साल भर का अंतर है। ये जानते ही बंगाली महिला ने उसे सलाह दी थी, इसको इसके हाथ से केला खिला देना, तब वह बहन से हिंसा नहीं करेगी। हिंसा शब्द ईर्ष्या शब्द के पर्याय में बोला गया था। ये तो सीमा भली भांति समझ गई थी, किंतु केला बड़ी बेटी के हाथ से छोटी को खिलाए, छोटी बेटी के हाथ से बड़ी बेटी को, यह नहीं समझ पाई थी। समझने का प्रयास भी नहीं किया था। कहीं केला खिलाने से प्रेम और द्वेष हो सकता है भला? पर अब उसके मन में कभी भी आता है कि वह पूरी तरह क्यों नहीं उस बंगाली महिला की बात को समझी। समझकर वैसा कर लेती तो शायद चित्रा परी से इतनी ईर्ष्या न करती। लेकिन परी इतनी उदार कैसे हो गई? कहीं अनजाने में उसने चित्रा को केला खिला तो नहीं दिया था? सीमा झुंझला उठी। क्या हो गया है उसे? किन किन बातों में विश्वास करने लगी है वह? स्कूल की स्टेज पर एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम था। तालियों पर तालियां बज रही थी, किंतु सीमा का मन अपने ही द्वारा बुने गए विचारों में उलझा जी था। समारोह समाप्त होने पर सब बच्चों को स्कूल की तरफ से एक एक पैकेट चिप्स और चॉकलेट दी गई। बच्चे खुश होकर घर लौटे। सीमा का मन अब तक उदास था। वह बेमन से घर के कामों को निपटाने लगी। परी ने चित्रा से पूछा, चित्रा चॉकलेट का स्वाद कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा, चित्रा ने इठलाते हुए जवाब दिया। तुम्हें नहीं मिली थी क्या? सीमा के काम करते हाथ रुक गए। हाँ, मिली थी। फिर तुमने भी तो खाई होगी। नहीं, क्यों? चित्रा ने मांग ली थी। उसे भी तो मिली होगी। हाँ, उसे मिली थी, पर उसे और खानी थी। आधी भी देनी थी, पूरी क्यों दी?
चित्रा रोने लगी थी। मम्मी। परी के जवाब से सीमा का धैर्य थर्रा कर टूट गया। उसने परी के गाल पर तड़ातड़ कई थप्पड़ जड़ दिए। उसने मांगी और तुमने दे दी। अपनी चीजों को बचाना नहीं आता तुम्हें। तुम दादी बन रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि चित्रा तुम्हारा बड़ा मान सम्मान करेगी कि तुमने हर पल अपने हिस्से को उसे दिया है? अरे, यूं ही देती रहोगी तो एक दिन वो तुमसे तुम्हारा जीवन भी छीन लेगी। अब उसे कुछ दोगी? बोलो, अब दोगी अपनी चीजें उसे? सीमा परी को मारे जा रही थी और बोले जा रही थी। माँ का रौद्र रूप देखकर चित्रा डर के मारे एक कोण में दुबक गई थी। सीमा के मारते हाथ जब थोड़े रुके तो वह स्वयं फूट फूट कर रोने लगी और वही दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई। घंटों रो लेने के बाद उसने कमरे में नजर दौड़ाई। खिड़की के बाहर एक स्याह पर्दा पड़ गया है। भीतर की पीली रोशनी में कमरा कुछ उदास और खोया खोया सा लग रहा था। उसकी दोनों बेटियां रोते रोते वहीं उसके पास जमीन पर ही सो गई थी। चित्रा परी की गोद में दुबक गई थी और परी का चित्रा के सिर पर था। सीमा का मन बेचैन हो गया। वह क्यों पिछली जिंदगी की गुत्थियों में उलझी है? 10 साल पहले घटी एक घटना का अब तक इतना गहरा प्रभाव। वह गलत राह पर है। उसे इस छाया को अपनी जिंदगी से मिटाना पड़ेगा। कितना प्रेम तो है दोनों में। वह क्यों अलगाव के बीच बो रही है? उसके इस व्यवहार से तो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगी। उसने तय किया कि अब वह कभी पीछे लौटकर नहीं देखेगी। वह काली छाया अपनी बेटियों पर नहीं पड़ने देगी। उसने बारी बारी से दोनों के सिर पर हाथ फेरा और आश्चर्य उसे यह हुआ कि आज इस अवसाद की स्थिति में भी उसने प्रशांत को याद नहीं किया।